नमस्कार दोस्तों, हितेश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज दिनांक 9 मई 2020 और आज मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा वो डिटेल से बताऊंगा। वहीं उससे पहले आप इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। वहीं आज के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर 1 है कि मुस्तफ़ा अल कादेमी कौन है। ये आपके प्रश्न है, तो इसका सही आंसर है राजनेता। कि मुस्तफ़ा अल कादेमी जो हैं ये राजनेता हैं और वर्तमान में ये इराक के नए प्रधानमंत्री भी नियुक्त हुए हैं। कौन? मुस्तफ़ा अल कादेमी। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये मुस्तफ़ा अल कादेमी हैं। मुस्तफ़ा अल कादेमी जो है, इनका यदि बैकग्राउंड हम देखें तो ये इराक के खुफिया प्रमुख रहे हैं और पत्रकार के रूप में भी काम कर चुके हैं। गौरतलब है कि कार्यवाहक सरकार का नेतृत्व कर रहे पूर्व प्रधानमंत्री आदेल अब्दुल मेहदी ने पिछले साल इस्तीफा दे दिया था। तब से इराक के प्रधानमंत्री का पद रिक्त था और हाल ही में मुस्तफ़ा अल कादेमी जो हैं उनको इराक का नया क्या बना दिया गया है? प्रधानमंत्री बना दिया गया है। बात आई इराक की, तो इराक की राजधानी बगदाद है। वहीं इराक की राजधानी बगदाद है तो इराक की जो मुद्रा है वो दिनार है। इराक जो है, उस इराक में दो प्रमुख नदियां बहती हैं, एक का नाम है यूफ्रेटस और दूसरी का नाम है टिग्रिस। टिग्रिस का पुराना नाम रहा है दजला और यूफ्रेटस का पुराना नाम रहा है आपके फरात। उसे अराफुरा भी कहा जाता है। और दजला और फरात जो नदियां हैं ये मेसोपोटामिया के मैदान का निर्माण करती हैं। मेसोपोटामिया का जब मैदान की बात आती है तो वहाँ बेबीलोन सभ्यता का विकास हुआ है और मेसोपोटामिया का जो मैदान है वहाँ पर चावल की कृषि अधिक की जाती है। और इराक पश्चिमी एशिया का एकमात्र देश है जहाँ पर चावल का उत्पादन होता है। जैसे सऊदी अरब है, कुवैत है, यमन है, ओमान है, संयुक्त अरब अमीरात है, तो इन देशों में कहीं भी मरुस्थल होने के कारण चावल का उत्पादन नहीं होता। लेकिन इराक में दजला और फरात नदियों के मध्य में स्थित मेसोपोटामिया के मैदान में चावल का उत्पादन किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह आपके हाल ही में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान क्यों चर्चा में है। ये आपके जो प्रश्न बड़ा सुंदर प्रश्न है, पूछा गया है और ये बड़ा महत्वपूर्ण भी है। और ये इसलिए चर्चा में क्योंकि यहाँ पर वन्यजीवों की संख्या में वृद्धि हुई है। सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर टाइगर्स जो हैं, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, तो टाइगर्स की संख्या में वहाँ वृद्धि हुई है। क्योंकि 2018 और 19 में टाइगर्स की संख्या 18 थी। कितनी थी? 18, वो 88 सॉरी। और वहीं 2019 और 20 में बढ़कर 96 हो गई। कि 2018-19 में 88 थी और 2019 और 20 में ये संख्या बढ़कर 96 हो गई। यहाँ जो आपके सुंदरवन का जो डेल्टा है, यहाँ टाइगर जो मिलता है ये एक ऐसा टाइगर है जो स्थल के अलावा जल में भी तैरता है और ये कद में छोटा होता है लेकिन सबसे मजबूत टाइगर में आता है। इसे बंगाल टाइगर भी कहते हैं। दूसरी बात ये है कि सुंदरवन का जो राष्ट्रीय उद्यान है ये सुंदरवन के डेल्टा में स्थित है। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित डेल्टा है जो कि भारत और बांग्लादेश दो देशों में है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। भारत में इसका अधिक विस्तार पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन के डेल्टा में सुंदरी वृक्ष भी मिलता है और सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वन के अंतर्गत आता है। और मैंग्रोव जो वन होते हैं इनको ज्वारीय वन और गरान वन कहते हैं। ज्वारीय वन और क्या कहते हैं? गरान वन भी कहते हैं। तो इसीलिए सुंदरवन का डेल्टा टाइगर्स की संख्या में अभिवृद्धि होने के कारण चर्चा में रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह है आपके नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ये आप देख लीजिएगा, ये भी वन्यजीव अभ्यारण्य से पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही विकल्प है गोवा, मतलब कि डी विकल्प इसका सही है। ये आप चित्र में देख रहे हैं कि ये नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके बारे में दिया गया है कि ये इसका डायग्राम है और ये पश्चिमी घाट में स्थित है। इसे नेत्रावली को क्यों बनाया गया? क्योंकि पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। यह भी टाइगर्स के लिए संरक्षित है। किसके लिए संरक्षित है? टाइगर्स के लिए संरक्षित है। और ये हाल ही में इसलिए चर्चा में आया क्योंकि यहाँ पर ब्लैक पैंथर मिले हैं। क्या मिले हैं? ब्लैक पैंथर के स्पॉट भी पाए गए हैं, जो कि एक ऐसा जीव है ब्लैक पैंथर। भारत में इसकी प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो गई, लेकिन आपके हाल ही में ब्लैक पैंथर जो है नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में देखे गए। बात आई गोवा की, तो गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रमोद सावंत है। गोवा के जो राज्यपाल हैं वो वर्तमान में सत्यपाल मलिक है। गोवा की राजधानी पणजी है जो कि तिसवाड़ी द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है? तिसवाड़ी द्वीप पर स्थित है। और गोवा की राजधानी का नाम क्या है? पणजी है।
वहीं गोवा जो है भारत का पहला कोरोना मुक्त राज्य भी बना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह आपके लॉन्ग मार्च 5B क्या है? लड़ाकू विमान, जलयान, रॉकेट, कोविड-19 वैक्सीन। तो लॉन्ग मार्च 5B जो है ये एक रॉकेट है और यह रॉकेट जो आप चित्र में देख रहे हैं ये चीन की आपके जो स्पेस एजेंसी उसने इसे तैयार किया है। अब ये लॉन्ग मार्च 5B जो है इसका हाल ही में चीन ने सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया है। इस रॉकेट को वेनचांग लॉन्च साइट से लॉन्च किया गया है जो चीन के हन्नान द्वीप पर स्थित है। इन सबको आप लिख लेना मेरे साथ। चीन के कहाँ स्थित है? हन्नान द्वीप पर स्थित है। इस रॉकेट के साथ चीन ने एक प्रोटोटाइप डीप स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है। चीन का यह कदम उसके लिए इसलिए भी काफ़ी मतलब ज़रूरी था क्योंकि वो अंतरिक्ष में स्थायी स्टेशन अपना संचालित करना चाहते हैं। वहीं अंतरिक्ष यात्रियों को आसानी से चंद्रमा पर भेजने में भी कारगर साबित होगा ये अभियान, ये रॉकेट। यह रॉकेट एक विशाल व्हीकल है जिसमें 4 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स लगाए गए हैं। तो ये ध्यान में रखना कि लॉन्ग मार्च 5B जो है ये रॉकेट है और ये चीन की अंतरिक्ष एजेंसी ने तैयार किया है और इसका उद्देश्य चंद्रमा पर यात्रा कराना और चीन के स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन में लगातार जो है वो यात्राएं करवाना इसका उद्देश्य है और ये बहुत विशालकाय है। और चीन का हन्नान हुबेई जो प्रांत है वो अभी चर्चा में भी रहा क्योंकि हुबेई प्रांत जो है वो कोरोना से सबसे पहले विश्व में ग्रसित रहा है। कोरोना जो डिजीज़ है वो वहीं हुबेई प्रांत में फैली है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह आपके UNEP ने गुडविल एम्बेसडर के रूप में दिया मिर्जा के कार्यकाल को 2022 तक बढ़ा दिया है। UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो UNEP का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। कहाँ स्थित है? नैरोबी में। और नैरोबी जो है वो केन्या की राजधानी है और अफ्रीका में। बात है UNEP की तो सबसे पहले ये आता है कि UNEP का पूरा नाम क्या है? तो UNEP का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये इसका पूरा नाम है और इसका मुख्यालय नैरोबी में है। ये एक अग्रणी वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है जो ग्लोबल एनवायरनमेंट एजेंडा को क्या करती है? निर्धारित करती है। साथ ही यह एक संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत विकास के पर्यावरणीय आयाम के सही क्रियान्वयन को भी क्या देती है? बढ़ावा देती है। UNEP वैश्विक पर्यावरण के लिए एक अथॉरिटेटिव एडवोकेट के रूप में भी कार्य करता है। कोई भी समस्या आती है पर्यावरण से संबंधित तो एक अथॉरिटेटिव एडवोकेट के तौर पर आपके UNEP काम करती है। दूसरा ये है कि दिया मिर्जा, तो दिया मिर्जा जो हैं ये मिस एशिया पैसिफिक भी रही हैं और ये भारतीय अभिनेत्री हैं और भारत की सबसे सुंदर महिलाओं में भी इन्हें नामित किया गया है। तो उनका जो कार्यकाल है वो गुडविल एम्बेसडर का कार्यकाल बढ़ाकर UNEP ने 2022 तक कर दिया है। वहीं कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसे आप कैग कहते हैं, CAG कैग कहते हैं, कैग का पूरा नाम है कंप्ट्रोलर ऑडिट जनरल, की कार्यविधि की शर्त क्या होती है? अब ये 4 विकल्प आपके दिए हैं, या तो 5 वर्ष का होता है कि 62 वर्ष की आयु होती है, 6 वर्ष होता है 65 वर्ष की होती है, या राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर रह सकता है या कोई नहीं। तो मैं आपको ये बता दूं कैग की जो अवधि होती है वो उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। यदि उसकी 65 वर्ष की आयु हो जाती है पहले तो उसे अपना पद रिक्त करना पड़ता है क्योंकि इससे अधिक वो रह नहीं सकता। वहीं 6 वर्ष का होता है तो 6 वर्ष का यदि 65 वर्ष की आयु नहीं हुई, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है तो अपना पद उसे फिर रिक्त करना पड़ता है। दरअसल संविधान में कैग की कार्यावधि तय नहीं की गई है। कैग को निर्धारित करने के लिए शक्ति कौन देता है? संसद देता है। ये आपको ध्यान में रखना है। कैग के जो होता है उनकी कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 के मुताबिक होती हैं। कैग की पदावधि 6 वर्ष होती है या 65 वर्ष की क्या होती है? आयु होती है। और ये ध्यान में रखना कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कैग को उसके पद से यदि केवल हटाना है तो या तो उसकी कार्यावधि होनी चाहिए 6 वर्ष 65 वर्ष, नहीं तो उसे कैग को केवल उसी तरह हटाया जा सकता है जिस तरह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। सेवानिवृत्ति के बाद कैग भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर कार्य नहीं करता है और जो सुविधाएं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पद रिक्त होते हुए मिलती हैं वैसी ही सुविधाएं आपको कैग को सेवानिवृत्ति के बाद में मिलती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसे आप ध्यान में रखना।
और कैग को जितनी भी जो शक्तियाँ हैं वो कहाँ से मिलती हैं? संसद से मिलती हैं। आज का जो प्रश्न है जो आपसे पूछा जा रहा है वह आपके किस मंत्रालय ने आयुष संजीवनी नामक एक ऐप विकसित किया है? तो आयुष संजीवनी नामक जो ऐप है ये किसने विकसित किया है? इस प्रश्न का आंसर आपको देना है और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। विकल्प ए है जल शक्ति मंत्रालय, विकल्प बी है आयुष मंत्रालय, विकल्प सी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विकल्प डी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इन चारों विकल्पों में से आपको क्या देना है? आंसर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। पिछले बार का जो आंसर है वो जेठाराम साडूवाल, सुभाष चंद्र, रजनीश कुमार, सौमेंद्र अवस्थी, सत्येंद्र कुमार, राम नरेश शर्मा, धीरज अवस्थी, निष्ठा गढ़वाल, पूजा खर्रा जैसे लोगों ने दिया। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे हमारा भी आत्मबल जो है वो बढ़े और हमारी भी जिज्ञासा बढ़े कि हम अच्छे से अच्छे प्रश्न तैयार कर कर आपको डाल सकें। दूसरी बात, इसका जो PDF है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप इसका PDF लिंक पर जाकर टेलीग्राम में देख सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। वहीं अब जो है मैं सुबह और शाम टेलीग्राम पर नियमित तौर पर आपको क्वेश्चन मैं डालता हूँ, तो आप उन क्वेश्चनों का आंसर भी दें। और अब जो है आपको भारत के भौतिक स्वरूप के प्रश्न डाले जाएंगे, तो आप टेलीग्राम पर जाकर हितेश स्टडी पॉइंट नाम से उसे सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर आप आंसर दे सकते हैं। धन्यवाद।